एज दीज सोर्सेज एक्सप्लेन, ये फंडामेंटली वो प्रोसेस था जिसके थ्रू एशिया, अफ्रीका और दूसरी जगहों पर यूरोपियन कॉलोनियल एम्पायर्स डिसमेंटल हुई। और नए इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट्स इमर्ज हुए। ये 20th सेंचुरी के मिड पीरियड का, स्पेशली वर्ल्ड वॉर II के इमीडिएट आफ्टरमैथ का एक डिफाइनिंग फिनोमेना था। राइट। इट वाजंट एन आइसोलेटेड इवेंट, बल्कि एक स्वीपिंग ग्लोबल पैटर्न था, जैसा कि इन मटेरियल्स में बार बार हाईलाइट किया गया है। ये पीरियड कवर करता है रफली अर्ली 1900 से और पीक हुआ पोस्ट 1945। राइट। द स्केल इज रियली वास्ट व्हेन लुक्ड एट ग्लोबली। तो इन सोर्सेस के हिसाब से इस ग्लोबल वेव के पीछे ड्राइविंग फोर्सेस क्या थे? मतलब इतनी सारी कॉलोनीज का रिलेटिवली शॉर्ट स्पैन में इंडिपेंडेंट हो जाना, इसके कोर रीजंस क्या बताए गए हैं? देखो, दीज डॉक्यूमेंट्स पॉइंट टुवर्ड्स अ कॉन्फ्लुएंस ऑफ फैक्टर्स, मतलब कई फैक्टर्स एक साथ काम कर रहे थे। पहला, वर्ल्ड वॉर II का इम्पैक्ट क्रूशल था। ओके। इसने मेजर कॉलोनियल पावर्स ब्रिटेन, फ्रांस, नेदरलैंड्स जैसे देश को फाइनेंशियली और मिलिट्रली एग्जॉस्ट कर दिया था। एक सॉस यहाँ उनके वॉर डेट्स और डिमिनिश्ड इंडस्ट्रियल कैपेसिटी का जिक्र करता है। अच्छा। उनकी एबिलिटी टू प्रोजेक्ट पावर एंड कंट्रोल वास्ट डिस्टेंट कॉलोनीज सिवियरली वीकन हो गई थी। तो मतलब उनकी पकड़ ढीली पड़ गई थी। हाँ बिल्कुल। सोचने वाली बात है, ये एम्पायर्स जो इतने डोमिनेंट थे, उनकी पकड़ इतनी कमजोर कैसे पड़ गई? सही बात है। दूसरा, एक नया ग्लोबल पावर स्ट्रक्चर इमर्ज हुआ विद द राइज ऑफ टू सुपर पावर्स, द यूएसए एंड द यूएसएसआर। राइट। इन नोट्स के मुताबिक दोनों ने अपने डिस्टिंक्ट आइडियोलॉजिकल रीजन से डीकोलोनाइजेशन को एनकरेज किया, albeit selectively. America often invoked its own anti-colonial past and principles like liberty and self-determination. Independent nations from falling under Soviet influence. वहीं यूएसएसआर ने एक्टिवली इंडिपेंडेंस मूवमेंट्स को सपोर्ट किया एज पार्ट ऑफ इट्स ब्रॉडर गोल ऑफ एक्सपैंडिंग सोशलिज्म एंड वीकनिंग वेस्टर्न कैपिटलिस्ट पावर्स। ये तो काफी फैसिनेटिंग पैराडॉक्स है ना, बिल्कुल ऑपोजिट सिस्टम्स। हाँ बिल्कुल ऑपोजिट सिस्टम्स, प्रोमोटिंग इंडिपेंडेंस फॉर वेरी डिफरेंट स्ट्रेटेजिक एंड्स। बहुत इंटरेस्टिंग है ये। तीसरा, ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस का रोल भी इंपॉर्टेंट था। सोर्सेज मेंशन करते हैं द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द यूनाइटेड नेशंस which championed the principle of self-determination. अच्छा, यूएन का रोल। हाँ, bodies like the UN Trusteeship Council were specifically tasked with overseeing the transition of certain territories towards independence. और चौथा? ये सब एक लार्जर हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में हो रहा था। नेशनलिज्म के आइडियाज, एनलाइटनमेंट वैल्यूज का क्यूमुलेटिव इफेक्ट। जो पहले से चल रहा था। हाँ, जो पहले से ही कॉलोनियल सोसाइटीज में जड़े जमा रहे थे, अब उन्हें एक फर्टाइल ग्राउंड मिल गया था। अंडरस्टूड। तो ये एक मल्टी कॉजल प्रोसेस था जिसके रूट्स वर्ल्ड वॉर II से पहले भी थे, पर वॉर ने इसे एक्सेलरेट कर दिया। एग्जैक्टली। और ये वेव पूरे ग्लोब में फैल गई, इंडिया, अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया। इन्हीं सोर्सेज में थाईलैंड का जिक्र है एज अ बफर स्टेट। ये कॉन्सेप्ट यहाँ कैसे फिट होता है? एग्जैक्टली, बफर स्टेट का कॉन्सेप्ट भी इन मटेरियल्स में उभर कर आता है। एक बफर स्टेट, जैसा ये नोट्स पॉइंट आउट करते हैं, वो कंट्री होती है जो दो बड़े पावरफुल नेबर्स के बीच स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड होती है। ठीक है। और ऑफन न्यूट्रल रहकर उनके बीच डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन या बॉर्डर क्लैशेस को प्रिवेंट करने में मदद करती है। थाईलैंड की हिस्ट्री में वो ब्रिटिश बर्मा और फ्रेंच इंडो चाइना के बीच ऐसी ही पोजीशन में रहा। अच्छा। While it wasn't formally colonized like its neighbors, it faced immense pressure from both sides. हाँ, that clarifies its unique position. और सोर्सेज ये भी एम्फसाइज करते हैं कि हर रीजन की डीकोलोनाइजेशन जर्नी यूनिक थी। सही है। जनरल पैटर्न्स के साथ साथ स्पेसिफिक्स भी इंपॉर्टेंट हैं। एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही। जैसे इंडो चाइना, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया का केस है, जहां फ्रेंच कंट्रोल के खिलाफ एक लंबा और वायलेंट स्ट्रगल चला, जिसका जिक्र इन डॉक्यूमेंट्स में है। अफ्रीका में डायनामिक्स अलग थे। एक इंटरेस्टिंग पॉइंट जो इन सोर्सेज में वेस्ट अफ्रीका के बारे में उठाया गया है, वहां एंटी कॉलोनियल मूवमेंट्स को अक्सर वेस्टर्न एजुकेटेड एलीट्स ने स्पीयरहेड किया। अच्छा, जैसे इंडिया में भी देखा गया था। बिल्कुल। ये पैटर्न इंडिया के इंडिपेंडेंस मूवमेंट से काफी मिलता जुलता है, जहां लीडर्स लाइक नेहरू या जिन्ना ने प्रोमिनेंट रोल्स प्ले किए। ये एजुकेटेड एलीट लीडरशिप का पैटर्न काफी कॉमन लगता है अक्रॉस डिफरेंट कॉलोनीज, जैसा इन नोट्स में भी हिंट किया गया है। हाँ, लेकिन सोर्सेज ये भी कॉशन करते हैं कि सिर्फ उन्हीं पर फोकस करना इनकम्प्लीट पिक्चर देगा। अदर क्रूशियल फैक्शंस इन्वॉल्व थे सोशलिस्ट ग्रुप्स इंस्पायर्ड बाय डिफरेंट आइडियोलॉजीज, ट्रेडिशनल ट्राइबल और कम्युनिटी लीडर्स रेजिस्टिंग द इरोजन ऑफ देयर अथॉरिटी। राइट। और सबसे इंपॉर्टेंट, कॉमन पीपल जो रोजमर्रा की जिंदगी में इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन और रेशियल डिस्क्रिमिनेशन फेस कर रहे थे। हाँ, उनका रोल तो बहुत इंपॉर्टेंट था। बिल्कुल। उनकी ग्रीवेंसेस और पार्टिसिपेशन ने इन मूवमेंट्स को मास कैरेक्टर दिया। एक सोर्स अल्जीरिया का एग्जाम्पल देता है, हाईलाइटिंग कि वहां का डीकोलोनाइजेशन प्रोसेस एक्सेप्शनली ब्रूटल और ब्लडी था, इन्वॉल्विंग लार्ज स्केल वायलेंस एंड पॉपुलेशन डिस्प्लेसमेंट। ओह, ओके। लेकिन अंडरलाइंग थीम वही था, लिबरेशन फ्रॉम फॉरेन रूल। ये डिफरेंट ग्रुप्स का कन्वर्जेंस और कभी-कभी कॉन्फ्लिक्ट, ये इंडिपेंडेंस मूवमेंट्स की कॉम्प्लेक्सिटी को दर्शाता है ना। हाँ, बिल्कुल। इट वाज़न्ट सिंपल। द कोल्ड वॉर एंड आइडियोलॉजिकल बैटल। ओके, लेट्स शिफ्ट फोकस स्लाइटली। ये पूरा डीकोलोनाइजेशन का प्रोसेस एक और बड़े ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट के बैकड्रॉप में अनफोल्ड हो रहा था, द कोल्ड वॉर।
सोर्सेज इस फिनोमेनन को कैसे डिफाइन करते हैं? ये एग्जैक्टली क्या था? कोल्ड वॉर, जैसा इन मटेरियल्स में डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है, एसेंशियली एक प्रोट्रैक्टेड पीरियड था इंटेंस जियोपॉलिटिकल टेंशन, आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट और स्ट्रेटेजिक राइवलरी का, primarily between the United States और उसके allies, representing capitalism and liberal democracy on one side, and the Soviet Union, USSR, और उसके allies, representing socialism, communism on the other. ठीक है। इसे कोल्ड इसलिए कहा जाता है क्योंकि दोनों सुपर पावर्स के बीच कभी डायरेक्ट लार्ज स्केल मिलिट्री कॉन्फ्रंटेशन, हॉट वॉर नहीं हुआ, लेकिन ये एक वॉर ही थी, फॉट थ्रू अदर मीन्स। अच्छा। सोर्सेज इसे एक तरह की साइलेंट येट परवेसिव ग्लोबल स्ट्रगल बताते हैं, आइडियाज, इन्फ्लुएंस, इकोनॉमिक सिस्टम्स और मिलिट्री पावर के लिए। इट वाज फंडामेंटली अ क्लैश बिटवीन कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म, कम्युनिज्म। तो अगर डायरेक्ट मिलिट्री क्लैश नहीं था बिटवीन द यूएस एंड यूएसएसआर, तो ये वॉर फॉट कैसे गई? What were the main arenas or methods of this conflict according to these sources? इन डॉक्यूमेंट्स में इसके कई डिमेंशंस आउटलाइन किए गए हैं। प्रॉक्सी वॉर्स, ये एक मेजर फीचर था। दोनों सुपर पावर्स ने डायरेक्टली लड़ने के बजाय दुनिया भर के रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स में अपोजिंग साइड्स को सपोर्ट किया, फाइनेंशियली, मिलिटरीली, लॉजिस्टिकली। Okay, proxy wars. इसका क्लासिक एग्जाम्पल इन सोर्सेज में कोरिया और वियतनाम का दिया गया है। दोनों देश आइडियोलॉजिकली डिवाइड हो गए, नॉर्थ वर्सेस साउथ। एक साइड को यूएस सपोर्ट कर रहा था, दूसरी को यूएसएसआर या चाइना। Right. कोरिया में 38 पैरेलल डिमार्केशन लाइन बनी और वियतनाम में फ्रेंच विड्रॉल के बाद एक डेवस्टेटिंग सिविल वॉर हुआ जिसमें हेवी यूएस इन्वॉल्वमेंट था। ये कितना ट्रैजिक है कि दूसरे देशों की जमीन इन सुपर पावर्स के आइडियोलॉजिकल बैटल का मैदान बन गई। सही बात है, बहुत डिस्ट्रक्टिव था ये। दूसरा पॉइंट, डिवीजन ऑफ यूरोप। यूरोप इस कॉन्फ्लिक्ट का सेंट्रल थिएटर था। सोर्सेज डिस्क्राइब करते हैं कैसे कॉन्टिनेंट इफेक्टिवली दो ब्लॉक्स में डिवाइड हो गया, वेस्टर्न यूरोप अंडर यूएस इन्फ्लुएंस और ईस्टर्न यूरोप डोमिनेटेड बाय द यूएसएसआर। हाँ, आयरन कर्टन जिसे कहते हैं। बिल्कुल। इस डिवीजन का सबसे पोटेंट सिंबल था जर्मनी का पार्टीशन और फिर बर्लिन सिटी का डिवीजन इनटू ईस्ट एंड वेस्ट बर्लिन। एक सिग्निफिकेंट इंसिडेंट जो सोर्सेज मेंशन करते हैं वो है बर्लिन ब्लॉकेड। अच्छा, हाँ। जब सोवियत यूनियन ने वेस्ट बर्लिन के सारे लैंड रूट्स ब्लॉक कर दिए और वेस्टर्न पावर्स को जरूरी सप्लाईज एयरलिफ्ट करनी पड़ी थ्रू द मैसिव बर्लिन एयरलिफ्ट। वो आइकॉनिक बर्लिन वॉल जो बाद में बनी, इसी डिवीजन और कोल्ड वॉर टेंशंस का कॉन्क्रीट मैनिफेस्टेशन थी। राइट। तीसरा, मिलिट्री अलायंसेस। स्ट्रेटेजिक और मिलिट्री अलायंसेस फॉर्म हुई। यूएसए ने 1949 में नेटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन बनाया, एक कलेक्टिव डिफेंस पैक्ट वेस्टर्न नेशंस का। ओके, नेटो। इसके रिस्पॉन्स में सोवियत यूनियन ने ईस्टर्न यूरोपियन एलाइज के साथ वॉर्सो पैक्ट फॉर्म किया। ये मिलिट्री ब्लॉक्स कोल्ड वॉर स्ट्रक्चर के पिलर्स थे। और नेटो की रेलेवेंस तो आज भी ग्लोबल डिस्कशंस में है, स्पेशली यूक्रेन के कॉन्टेक्स्ट में, जैसा इन मटेरियल्स में भी इशारा है। हाँ, ये तो आज भी न्यूज में रहता है। बिल्कुल। फिर था आर्म्स रेस एंड न्यूक्लियर रेस। एक कंटिन्यूअस कंपटीशन था मिलिट्री सुपीरियरिटी अचीव करने का। दोनों साइड्स ने कन्वेंशनल वेपन्स का मैसिव स्टॉकपाइल बनाया, बट द डिफाइनिंग फीचर वाज द न्यूक्लियर आर्म्स रेस। सोर्सेज एक्सप्लेन करते हैं कि इस रेस ने मैड, म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन का डॉक्ट्रिन पैदा किया। एक टेरिफाइंग लॉजिक कि अगर एक साइड ने न्यूक्लियर अटैक लॉन्च किया तो दूसरी साइड रिटेलिएट करेगी, रिजल्टिंग इन कंप्लीट अनाइलेशन फॉर बोथ। ये कांस्टेंट थ्रेट ऑफ न्यूक्लियर वॉर पूरी दुनिया पर साया बनकर मंडराता रहा। बहुत डेंजरस सिचुएशन थी। एक्सट्रीमली डेंजरस। पांचवा, स्पेस रेस। कंपटीशन सिर्फ मिलिट्री डोमेन में नहीं था। कौन टेक्नोलॉजिकली सुपीरियर है ये दिखाने की होड़ स्पेस एक्सप्लोरेशन तक पहुंच गई। स्पुतनिक का लॉन्च, मून लैंडिंग, ये सब कोल्ड वॉर राइवलरी के ही माइलस्टोन्स थे। राइट। स्पेस रेस भी इंपॉर्टेंट थी। और लास्ट में इकोनॉमिक कंपटीशन। आइडियोलॉजिकल बैटल इकोनॉमिक स्फीयर में भी लड़ी गई। यूएसए ने मार्शल प्लान लॉन्च किया, एक मैसिव इकोनॉमिक एड प्रोग्राम जिससे वेस्टर्न यूरोप को वर्ल्ड वॉर 2 के डेविस्टेशन से रिकवर करने में मदद मिली। ओके। और साथ ही कम्युनिस्ट आइडियोलॉजीज के अपील को कम किया गया। सोर्सेज में अमेरिकन इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस के दूसरे एग्जाम्पल्स जैसे डॉज प्लान और यंग प्लान का भी कंटेक्चुअली मेंशन है, जो पहले के दौर से रिलेटेड है बट शो अ पैटर्न ऑफ इकोनॉमिक स्टेटक्राफ्ट। गॉट इट। तो ये काफी मल्टीफैसेटेड कॉन्फ्लिक्ट था। कनेक्टिंग द डॉट्स, इम्पैक्ट एंड लेगेसी। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन व्हेन वी पुट इट टुगेदर? इन सोर्सेस के बेसिस पर ये डीकॉलोनाइजेशन और कोल्ड वॉर का इंटरट्वाइंड प्रोसेस का ओवरऑल इम्पैक्ट क्या हुआ दुनिया पर, और खासकर इंडिया जैसी न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज के लिए इसके क्या मायने थे? The impacts as detailed in these materials were profound and wide-ranging. Non-aligned movement, NAM. एक significant response जो sources highlight करते हैं वो था non-aligned movement, NAM का emergence. हाँ, नाम। बहुत से newly independent nations, including India under Nehru's leadership, ने डिसाइड किया कि वो इन दोनों सुपर पावर ब्लॉक्स में से किसी का फॉर्मल हिस्सा नहीं बनेंगे।
They sought to maintain their foreign policy independence और strategic autonomy. राइट, अपनी इंडिपेंडेंट पॉलिसी। इस मूवमेंट की फाउंडेशंस बंदुंग कॉन्फ्रेंस 1955 में रखी गई थी, जिसका जिक्र सोर्सेज में है। इंडिया ने इसमें एक पिवटल रोल प्ले किया, ट्राइंग टू कार्व आउट अ थर्ड वे इन अ बाइपोलर वर्ल्ड। लेकिन वाज दिस ऑलवेज इजी और सक्सेसफुल? दैट्स अ पॉइंट फॉर रिफ्लेक्शन। चैलेंजेस तो रहे होंगे। बिल्कुल। दूसरा इम्पैक्ट, जियोपॉलिटिकल टेंशंस एंड इंस्टेबिलिटी। डीकॉलोनाइजेशन के बाद भी सोर्सेज पॉइंट आउट करते हैं कि कई फॉर्मर कॉलोनीज में पीस एस्टैब्लिश नहीं हुआ। इंस्टेड इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स, एथनिक टेंशंस, बॉर्डर डिस्प्यूट्स और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रैम्पेंट रही। अच्छा, कोल्ड वॉर राइवलरीज ने अक्सर इन कॉन्फ्लिक्ट्स को फ्यूल किया, एज बोथ यूएसए एंड यूएसएसआर इंटरवीन्ड टू सपोर्ट फैक्शंस अलाइंड विद देयर इंटरेस्ट्स। अफ्रीका के कई देशों का एग्जाम्पल दिया गया है जो आज भी इकोनॉमिक अंडर डेवलपमेंट, डिपेंडेंसी और पॉलिटिकल फ्रिजिलिटी से स्ट्रगल कर रहे हैं। सोर्सेज सजेस्ट करते हैं कि इसके रूट्स कॉलोनियल लेगेसी, like the arbitrary borders drawn during the scramble for Africa, ignoring ethnic realities, और post-colonial Cold War interventions दोनों में है। क्या ये लेगेसी आज भी इंटरनेशनल रिलेशंस और डेवलपमेंट चैलेंजेस को शेप कर रही है? ये एक इम्पॉर्टेंट सवाल है। बिल्कुल, ये कनेक्शंस देखना इंपॉर्टेंट है। तीसरा, इम्पैक्ट ऑन इंडिया। सोर्सेज स्पेसिफिकली इंडिया पर पड़े असर को डिटेल करते हैं। इंडिया ने नैम को चैंपियन किया और एक लार्जली इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी फॉलो करने की कोशिश की। हाउएवर, रीजनल डायनामिक्स कॉम्प्लिकेटेड थिंग्स। पाकिस्तान ने यूएस लेड मिलिट्री अलायंसेस ज्वाइन किए, जैसे सीटो द साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन और सेंटो द सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ओके, सीटो और सेंटो, राइट। इन डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक ये रीजनल सिक्योरिटी पैक्ट्स थे एम्ड एट कंटेनिंग कम्युनिज्म। इसके रिस्पॉन्स में और स्पेशली 1971 बांग्लादेश लिबरेशन वॉर के स्ट्रेटेजिक कॉन्टेक्स्ट में इंडिया का टिल्ट सोवियत यूनियन की तरफ बढ़ा, कल्मिनेटेड इन द इंडो सोवियत ट्रीटी ऑफ पीस, फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन। राइट, 1971 ट्रीटी। हाँ, इस पूरे जियोपॉलिटिकल सिनारियो का सीधा असर इंडिया की डिफेंस पोस्चर और न्यूक्लियर पॉलिसी पर पड़ा। द सोर्सेज नोट दैट इंडिया इवेंचुअली कंडक्टेड इट्स ओन न्यूक्लियर टेस्ट्स, साइटिंग सिक्योरिटी कंसर्न्स इन अ न्यूक्लियराइज्ड नेबरहुड एंड सीकिंग ग्रेटर स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी इन दिस कम्पिटिटिव ग्लोबल एनवायरनमेंट। तो न्यूक्लियर पॉलिसी पे भी असर हुआ? बहुत गहरा असर। और आखिरी पॉइंट, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। एक अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंस जो सोर्सेज मेंशन करते हैं वो था रैपिड टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस। अच्छा, कैसे? सुपर पावर कंपटीशन, स्पेशली द आर्म्स रेस एंड स्पेस रेस, ने दोनों साइड्स को R&D में मैसिव इन्वेस्टमेंट्स करने पर पुश किया। इससे मिलिट्री टेक्नोलॉजी, एरोस्पेस, कंप्यूटिंग और कम्युनिकेशंस में जबरदस्त एडवांसमेंट्स हुई, जिनके बेनिफिट्स बाद में सिविलियन सेक्टर्स में भी ट्रिकल डाउन हुए। ओके, तो कंपटीशन से इनोवेशन भी हुई? हाँ, एक तरह से। रिकैप सेक्शन। ओके, हमने काफी इंपॉर्टेंट ग्राउंड कवर किया है इन सोर्सेज के थ्रू। लेट्स क्विकली कंसोलिडेट द मेन आइडियाज ताकि सब कुछ क्लियर हो जाए। हाँ, रिकैप कर लेते हैं। पहला फोकस था डीकॉलोनाइजेशन। इसका बेसिक मतलब क्या था एज पर दीस टेक्स्ट्स? बेसिकली कॉलोनीज का इंडिपेंडेंट होना। हाँ, कॉलोनियल रूल का एंड। और इसके प्राइमरी कॉजेस क्या आइडेंटिफाई किए गए? सोर्सेज पॉइंट टू WW2 का इम्पैक्ट, न्यू सुपर पावर्स का राइज, यूएसए यूएसएसआर का रोल, यूएन का रोल, नेशनलिज्म एंड एनलाइटमेंट आइडियाज का इन्फ्लुएंस। बिल्कुल, ये सब फैक्टर्स थे। ये प्रोसेस कहाँ प्रोमिनेंट था? मेनली अक्रॉस एशिया, अफ्रीका एंड साउथ ईस्ट एशिया। सोचने वाली बात है, डीकॉलोनाइजेशन का कोर ड्राइविंग फोर्स क्या था? इंटरनल नेशनलिस्ट एस्पिरेशंस या एक्सटर्नल जियोपॉलिटिकल शिफ्ट्स, या दोनों का कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले? शायद दोनों का इंटरप्ले ही था ज्यादा इंपॉर्टेंट। हाँ, फिर हमने डिस्कस किया द कोल्ड वॉर। ये क्या था फंडामेंटली? Sources define it as an ideological and geopolitical struggle between the US-led capitalist bloc and the USSR-led socialist communist bloc. एक साइलेंट वॉर है ना? हाँ, डायरेक्ट मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट नहीं था सुपर पावर्स के बीच। इसके मेन प्लेयर्स कौन थे? यूएसए एंड इट्स एलाइज, नेटो, वर्सेस यूएसएसआर एंड इट्स एलाइज, वार्सो पैक्ट। करेक्ट। और इसकी फाइटिंग के मेन मेथड्स क्या थे, जैसा इन डॉक्यूमेंट्स में बताया गया है? प्रॉक्सी वॉर्स लाइक कोरिया, वियतनाम, डिवीजन ऑफ यूरोप, जर्मनी बर्लिन, मिलिट्री अलायंसेज, नेटो वार्सो पैक्ट, आर्म्स रेस इंक्लूडिंग न्यूक्लियर वेपन्स एंड मैड स्पेस रेस, और इकोनॉमिक कंपटीशन, मार्शल प्लान। ये सब फीचर्स थे कोल्ड वॉर के। कोल्ड वॉर को कोल्ड क्यों कहा जाता है और इसके डिफाइनिंग फीचर्स क्या थे जो इन मटेरियल्स में हाईलाइट किए गए हैं, ये सब पॉइंट्स कवर हुए। सही? हाँ, बिल्कुल कवर हुए। और फाइनली हमने देखा इम्पैक्ट ऑन इंडिया। इंडिया का रिस्पॉन्स और एक्सपीरियंस क्या रहा इस दौर में? Sources mention India's leadership role in NAM, striving for strategic autonomy. हाँ, non-alignment. However, regional dynamics, especially Pakistan joining US alliances like SEATO and CENTO, led to India developing closer ties with the USSR. This context significantly influenced India's defense and nuclear policy. बिल्कुल, ultimately leading to India becoming a nuclear power. इन सोर्सेस के अकॉर्डिंग इंडिया की फॉरेन पॉलिसी पर कोल्ड वॉर का सबसे सिग्निफिकेंट लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट क्या रहा, ये भी सोचना चाहिए। हाँ, इसका असर काफी लंबा चला। अगर इस पूरी डिस्कशन को अपने पर्सपेक्टिव से सिंथेसाइज करना हो तो की टेकअवेज क्या होंगे? Trying to articulate these points helps solidify understanding, right? Exactly. खुद से एक्सप्लेन करना बेस्ट तरीका है याद रखने का। Outro. तो आज हमने इन सोर्सेज के जरिए देखा कि कैसे वर्ल्ड वॉर II के बाद ग्लोबल लैंडस्केप ड्रामेटिकली ट्रांसफॉर्म हुआ।
कैसे डीकोलोनाइजेशन और कोल्ड वॉर के पैरेलल या डीपली इंटरकनेक्टेड प्रोसेसेस ने उस दुनिया की नींव रखी जिसमें हम आज रह रहे हैं। हाँ, आज की दुनिया की रूट्स उसी पीरियड में है। एक सवाल जो इन मटेरियल्स को पढ़ने के बाद दिमाग में रह जाता है, ये जो सुपर पावर राइवलरी का डायनामिक हमने कोल्ड वॉर में देखा, आइडियोलॉजिकल ब्लॉक्स, प्रॉक्सी कॉन्फ्लिक्ट्स, इन्फ्लुएंस की लड़ाई, क्या इसके एकोज आज के ग्लोबल पॉलिटिक्स में भी सुनाई देते हैं? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। शायद डिफरेंट एक्टर्स, डिफरेंट अरीनाज, इकोनॉमिक कॉम्पिटिशन, टेक्नोलॉजिकल डोमिनेंस, रीजनल पावर प्लेस के रूप में। इस पे सोचना इंटरेस्टिंग होगा। हाँ बिल्कुल, हिस्ट्री रिपीट नहीं होती पर पैटर्न्स रहते हैं। ये थी आज की हमारी कोशिश इन सोर्सेज को क्लोजली एग्जामिन करने की। होपफुली इससे इन कॉम्प्लेक्स हिस्टोरिकल फोर्सेस को समझने का एक फ्रेश पर्सपेक्टिव मिला होगा। उम्मीद है लिसनर्स को फायदा हुआ होगा। इन टॉपिक्स को फर्दर एक्सप्लोर करना अपने इंडिविजुअल इंटरेस्ट के हिसाब से हमेशा वर्थवाइल रहता है। थैंक्स फॉर जॉइनिंग दिस एक्सप्लोरेशन। थैंक यू।